मैं रवि रोशन कुमार एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट से मैंने पिछली क्लासेज में एसएसटी ज्योग्राफी का लेसन स्टार्ट किया था। हम लोग ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधन को देख लिए। हम लोग संसाधन के बारे में देख लिए। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इसके पहले हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ ले, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, संसाधन से हमें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या फायदे हुए, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इकाई 1 का क यानी प्राकृतिक संसाधन का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, मिट्टी क्या होती है, हमारे यहाँ कितने प्रतिशत क्या क्या पाए जाते हैं। तो आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा क्या होती है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो किसके द्वारा प्रदत्त होती है, हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो प्राकृतिक संसाधन यानी कहने का मतलब जो हमें उपहार स्वरूप मिला है, जिसे हमें गॉड ने क्या किया है, उपहार स्वरूप दिया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं वन क्या है, हमें उपहार स्वरूप मिला है। जल क्या है, यह हमें उपहार स्वरूप मिला है। हवा ये क्या है, हमें उपहार स्वरूप मिला है। और सूर्य का प्रकाश, इन सारे चीज़ों को क्या किया है, प्राकृतिक ने हमें मुफ्त में दिया है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसके लिए हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग निवास कहाँ करते हैं। तो हम सभी लोग जितने भी हैं, हम लोग किस पे निवास करते हैं, भूमि पे निवास करते हैं। हम लोग कहाँ निवास करते हैं, भूमि पे। तो हम लोग आज इस लेसन को स्टार्ट करेंगे भूमि के माध्यम से, कि भूमि पे क्या क्या होती है, क्या क्या पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं भूमि के बारे में कि जितनी भी क्रियाएं होती है, वे सभी क्रियाएं किस पे संपन्न होती है, वे सभी क्रियाएं हमें संपन्न होती है कहाँ पे, पृथ्वी पर। जैसा कि कृषि, देखते हैं कृषि हम लोग कहाँ करते हैं, पृथ्वी पर करेंगे। कहाँ करेंगे, पृथ्वी पे करेंगे, आसमान में करेंगे, पृथ्वी पे करेंगे। तो ये हमें कहाँ संपन्न होगी, यानी ये हमें संपन्न कहाँ होगी, ये हमें संपन्न होगी पृथ्वी पर। वन की यानी वन को लगाना। उसके बाद पशुचारण, पशुओं को कहाँ चराते हैं हम लोग, पृथ्वी पे। उसके बाद मत्स्य पालन यानी मछली पालन। उसके बाद होता है खनन, खनन यानी जमीन से कोई कोई वस्तुओं को क्या करना, निकालना, ये हमें प्रकृति ने दिया है। उसके बाद होता है परिवहन, परिवहन यानी आने जाने का सिस्टम क्या है। उसके बाद संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन स्किल, यानी जिसको हम लोग संचार बोलते हैं, एक जगह से बैठे दूसरे जगह को हम लोग कैसे, जिस माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संचार। और इन सारी चीज़ों को हम लोग मौलिक संसाधन भी बोल सकते हैं। कौन सा संसाधन, मौलिक संसाधन। ये हमारे डेली नीड्स की है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मौलिक संसाधन बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भूमि संसाधन के स्वरूप, यानी भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूमि संसाधन के 3 भौतिक स्वरूप हैं। पहला आपका है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रतिशत हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो पूरे भारत में 43% जो एरिया है वह क्या है, यानी मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। उसके बाद आपका 30% आता है पर्वतीय क्षेत्र। क्या आता है आपका, 30% जो हिस्सा आता है, कितना परसेंट, 30% जो हिस्सा आता है वह क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। और आपका 27% जो हिस्सा है वह क्या है, पठारी क्षेत्र।
यानी हमारे यहाँ भूमि संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पर्वत, पठार और मैदान। यानी हम लोग इसका स्वरूप बोलते हैं, यानी भूमि संसाधन का यह क्या है, 3 स्वरूप है, पर्वत, पठार और मैदान। अब हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मृदा, किसको बोलते हैं मृदा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मृदा बोलते हैं, मिट्टी बोल सकते हैं, सॉइल बोल सकते हैं। तो हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, तो हम लोग देखते हैं मृदा के बारे में। चट्टानों के टूटने फूटने तथा अवशिष्ट पदार्थों को सड़ने गलने से, अवशिष्ट पदार्थ के सड़ने गलने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब आगे देखने के लिए है कि मृदा के निर्माण कैसे होता है। तो मृदा के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। यानी मृदा के निर्माण जो है एक दिन की वह प्रक्रिया नहीं, इसमें क्या हो जाता है, मृदा के निर्माण में काफी लंबा समय लग जाता है। अब देखते हैं कि मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, यानी मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक हमें सहयोग प्रदान करता है। पहला हम लोग देखते हैं ऊंचावच एवं धराकृति, यानी जो भी स्थल की कृति है, और यानी जो स्थलीय हिस्सा है और जो क्या है पर्वतीय हिस्सा है, जिसको हम लोग ऊंचावच बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल शैवाल या चट्टान, यानी जो भी हमारे चट्टान है उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो अब बात आती है कि चट्टान से मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टान आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के दिन में क्या होते हैं, चट्टान फैलते हैं, और फिर ठंड के समय में यानी दोपहर के समय चट्टान क्या होते हैं, चट्टान वह आपके फैलते हैं, और शाम होते होते जब धूप खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, वह सिकुड़ने लगते हैं। और यह बार बार क्रिया होने से क्या होता है, यह छोटे छोटे कणों में विभक्त होते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारे मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद जलवायु, यानी गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु। तो क्या होता है, गर्म जलवायु, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ जलवायु यानी तापमान जहाँ अधिक हो कम हो, यानी तापमान अधिक रहेगा तो क्या होंगे, वह टूटेगा, एक दूसरे में विखंडित होगा, उससे क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। उसके बाद वनस्पति, यानी जितने भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और उसके अवशिष्ट पदार्थ, पेड़ पौधे के जो भी पत्ते जमीन पे गिरते हैं और वह क्या हो जाते हैं, वहां पे ढक जाते हैं, मिट्टी से ढक जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ सड़ गल जाते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद होता है जैव पदार्थ, यानी जीव जंतुओं के अन्न से भी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद खनिज कण, उससे भी क्या होता है, यह मृदा का निर्माण होता है। और यह समय, यानी समय का काफी इंपॉर्टेंस है इस मृदा के निर्माण में। तो यानी मृदा के निर्माण के ये क्या हैं, ये सब कारक हैं, यानी ऊंचावच एवं धराकृति, मूल शैल या चट्टान। अगला आपका टॉपिक है जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज लवण एवं समय। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है इन सारे चीजों को करने के बाद। तो बोल रहा है कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद एवं अपघटन जैसी क्रियाओं के कारण मृदा क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जो भी है, तो हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि तापमान में परिवर्तन के कारण, जब क्या होता है, तापमान यानी अप डाउन होता है, कभी तापमान अधिक, कभी तापमान क्या होता है, कम, एवं प्रवाहित जल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित जल यानी जो नदियां चलती है, नदियां क्या करती है, चलती है, और उसमें जो भी क्या होते हैं अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपने किनारे के हिस्से को काट कर क्या कर देती है, एक जगह जमा कर देती है, और उससे भी मृदा का निर्माण होता है। प्रवाहित जल की क्रिया एवं पवन, पवन कहने का मतलब कहीं मिट्टी का क्या है, टीला है, और पवन के माध्यम से क्या हो जाता है, वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। और हिमनद, यानी जो बर्फ क्या होता है, पिघलता है, और इनसे भी क्या होता है, मृदा
एवं अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, जैसी क्रियाओं से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। और इन सारी क्रियाओं में क्या करती है, मृदा के निर्माण में ये हमें सहायता प्रदान करती है। आगे हम लोग देखते हैं भूमि का उपयोग, यानी भूमि का हम लोग उपयोग कैसे कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों में भूमि का उपयोग करते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भूमि का प्रकार। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं, भूमि का प्रकार। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो हम लोग भूमि का उपयोग बोल सकते हैं या भूमि के प्रकार बोल सकते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है कि हम लोग भूमि का उपयोग या भूमि के प्रकार हम लोग कैसे करते हैं, यानी भूमि के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला है वन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को लगाते हैं, या वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो, असंख्य वृक्ष हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या है, केवल पेड़ ही पेड़ है। उसके बाद होता है बंजर जमीन, यानी बंजर भूमि। यह क्या है, एक क्या है, यह आपके भूमि का प्रकार है, यानी वहाँ पे किसी तरह के कोई फसल को नहीं लगाया जाता है, नहीं फसल वहाँ लगता है। उसके बाद आपका है गैर कृषि भूमि, यानी जहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैर कृषि भूमि। वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं, वहाँ पे सड़कें बनती है, और वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे इमारतें बनती है। उसके बाद अगला पॉइंट है अस्थाई चारागाह, यानी जहाँ पे क्या है, वहाँ पे केवल चारागाह है, यानी चारागाह के लिए ही भूमि है। उसके बाद होता है उपवन, यानी जिसको हम लोग पार्क बोल सकते हैं, उद्यान बोल सकते हैं, यानी उपवन, यानी वन के छोटे रूप, क्या बोल सकते हैं, वन का छोटा रूप उसको। उसके बाद होता है अगला है कृषि योग बंजर भूमि। क्या है, कृषि योग बंजर भूमि, यानी जहाँ पे कृषि योग जमीन है, लेकिन वहाँ पे क्या है, यानी कृषि योग्य जमीन है, लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पे किसी प्रकार के कोई फसल को नहीं लगा रहे हैं, यानी जहाँ 5 साल से क्या की गई हो, खेती न की गई हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि। आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान परती भूमि। आगे हम लोग क्या देखेंगे, वर्तमान परती भूमि, यानी कहने का मतलब है कि जो क्या है, अभी कुछ समयों से क्या है, वह परती है, यानी जहाँ 1 साल से खेती न की गई हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वह नाम है वर्तमान परती भूमि। उसके बाद है पुरातन परती भूमि। अगला क्या है, पुरातन परती भूमि, यानी कहने का मतलब है जहाँ 1 साल से 5 साल तक खेती नहीं की गई है, उसको हम लोग बोलेंगे पुरातन परती भूमि। आगे हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, यानी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध भूमि या निवल बोया क्षेत्र, यानी 1 वर्ष में 1 से अधिक बार जहाँ पे खेती की जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं निवल बोया क्षेत्र, शुद्ध बोया क्षेत्र, यानी शुद्ध भूमि। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग 1 से अधिक बार फसलों को लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके भूमि के प्रकार हो गए। फर्स्ट आपका हो गया वन, आपका दूसरा हो गया बंजर भूमि, तीसरा हो गया गैर कृषि योग्य भूमि, जहाँ पे हम लोग कृषि नहीं करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया अस्थाई चारागाह। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया आपका उपवन। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया कृषि योग बंजर भूमि। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया वर्तमान परती भूमि। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया पुरातन परती भूमि और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इन सारे चीज़ों को देखते हैं, इन सारे चीज़ों ये क्या है, भूमि के प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं भूमि का निम्नीकरण, यानी निम्नीकरण का मतलब क्या होता है। तो निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का ह्रास। क्या होता है, भूमि का ह्रास, यानी भूमि कैसे कैसे भूमि का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि भूमि एक ऐसा संसाधन है, कैसा संसाधन है, जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं
और इसका उपयोग हम लोग भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी क्या करेगी, इसका उपयोग करेगी। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी ऐसा यह संसाधन है जिसका उपयोग क्या कर रही है, हम तो कर ही रहे हैं, हमारे पूर्वज भी कर चुके हैं और आने वाली पीढ़ियां भी क्या करेगी, भूमि का उपयोग करेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीजों के माध्यम से हम लोग देखेंगे आगे कि निम्नीकरण का अर्थ क्या है, यानी निम्नीकरण कैसे हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है। बोल रहा है कि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी। यानी निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है, निम्नीकरण का अर्थ तो भूमि के उपजाऊपन में क्या होता है, कमी होता है। बोले कि भूमि का निम्नीकरण निम्नलिखित कारणों से हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है भाई भूमि का निम्नीकरण? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वनों की कटाई से हम लोग क्या कर देते हैं, अधिक से अधिक हम लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। क्या करते हैं, अधिक से अधिक हम लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, वनों की कटाई कर दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कैसे हो रहा है, तो आपका ये हो रहा है भूमि के सबसे पहले क्या हो रहा है, वनों का हम लोग अधिक से अधिक कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया वनों की कटाई। सेकंड पॉइंट हो गया अति पशुचारण। हम लोग क्या कर देते हैं, जहाँ भूमि पे घास होता है वहां पे क्या कर देते हैं, अधिक से अधिक पशुओं का क्या कर देते हैं, चारण कर देते हैं, यानी अति पशुचारण, जिसके कारण वहां के पौधों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद अगला है आपका खनन, यानी पृथ्वी के अंदर बहुत से हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, जो मटेरियल पाए जाते हैं और उनसे हम लोग जब निकालते हैं, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग खनिज लवण निकालते हैं और निकालने की प्रक्रिया के समय बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, और जिसके कारण भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है, यानी धूल कण निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण। उसके बाद अगला है अति सिंचाई। हम लोग किसी भी फसल को क्या कर देंगे, केवल पानी में ही डुबा के रख देंगे, धूप देंगे ही नहीं, तो क्या होगा, वो फसल अच्छा हो जाएगा। तो इन कारणों से भी क्या हो रहा है, आपका भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उसके बाद है अगला औद्योगिक धूल कण, यानी जो भी हमारे यहाँ कल कारखाने हैं, और कल कारखाने से क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, धूल कण निकलते रहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं, और अवशिष्ट पदार्थ को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारा सबसे पहले हवा हमारा प्रदूषित होता है। जमीन जो हम वहाँ पे जहाँ पे कल कारखाने हैं वहाँ की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, और फिर वर्षा के समय में जल जाता है तो वो जल भी प्रदूषित हो जाता है, और वायुमंडल तो हमारा प्रदूषित हो ही रहा है। तो ये क्या है, भूमि निम्नीकरण का ये क्या है, ये सब फैक्ट है, ये जब कारण है जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण। क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण। अब है कि भूमि के निम्नीकरण को हम लोग कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या उपाय लगाएंगे कि ये क्या होगा, निम्नीकरण दूर होगा। भूमि का निम्नीकरण कैसे दूर, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर क्या कर सकते हैं, भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अति सिंचाई न करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। अति पशुचारण न करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी रोक सकते हैं। और आगे प्रदूषित जल को न फेंक कर, यानी प्रदूषित जल को इधर उधर न फेंक कर हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि का निम्नीकरण से बचाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अधिक से अधिक पेड़ लगाना। हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम लोग भूमि के निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अति सिंचाई न करना, हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक सिंचाई नहीं करेंगे। उसके बाद होता है
अति पशुचारण न करना, क्या होना है, अति पशुचारण न करना। उसके बाद होता है प्रदूषित जल न फेंकना। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि सर एक एक पॉइंट्स को क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसलिए ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में एक भी हमारा कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो चाहे वह सब्जेक्टिव हो। बहुत सारे जो चैनल पे लोग होते हैं लेकिन एक ऑब्जेक्टिव का अलग से क्लास, अरे इतना सारा पढ़ लीजिए ना, इससे कोई बाहर का सिलेबस नहीं है, ये हम लोग पढ़ लेंगे। हम कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, हम 10th लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमको फिर से उस तरह के, ऐसा होता है कि केवल हम लोग थोड़े थोड़े से पढ़ के निकल जाएं, आने वाले समय में कुछ पता ही नहीं चले, फिर हमको बाद में पता चलता है कि हम लोगों को ये सारे चीज़ 6 to 10 हम जा रहे बीपीएससी की तैयारी करने, तो वही पढ़ना पड़ रहा है, और यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमको यही एसएसटी और आपका साइंस पढ़ना है। तो हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं, अभी से इसको बेहतर बनाने के लिए, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए एक एक पॉइंट्स को समझना अति आवश्यक है, ताकि हमारा विकास हो सके। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं केवल मैट्रिक एग्जाम को पास हो जाना, हमें एक एक पॉइंट्स को जानना है, एक एक चीज को जानना है कि क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि हमें हर पॉइंट्स को जानने से हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और वैसे भी जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट में बेहतर रिजल्ट रहता है, ये आपको पूरे खगोल और आपका रहता है कि पूरे खगोल में सबसे अधिक वहाँ पे हमारा रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, नहीं कि 2 मिनट में पूरे लेसन को समाप्त। ये जो आपका टॉपिक बढ़ेगा, ये हम 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो बनाएंगे, इससे किसी को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि सर ने 4 वीडियो क्यों बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें सिलेबस की कोई जल्दी नहीं है, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फिर हमको अगले बार क्या करना पड़ेगा, केवल एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, होल लेसन का रिवीजन कर लेंगे, हमें वो सारा चीज़ एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। और एग्जाम सेंटर में बैठते ही जब हमारी बात आपको याद आएगी कि सर ने क्या बताया था कि भूमि संसाधन कितने प्रकार के हैं, कितने होते हैं, कितने इसके स्वरूप हैं, तो हमें वो सारा क्लास याद आए कि नहीं कि हम कन्फ्यूज़न है कि कितने परसेंट पर्वत है, तो 27% था कि 43% था। तो ये हम सारी एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स को हम लोग अभी क्लियर करते चलेंगे, तो हमें आने वाले समय में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग निम्नीकरण पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में, क्या होता है मृदा, कैसे मृदा, तो हम लोग पढ़ लिए मृदा का निर्माण तो पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मृदा संसाधन यानी मिट्टी, क्या है, यानी मिट्टी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसा संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन कौन संसाधन है, तो मृदा संसाधन है, ठीक है। कौन संसाधन है, तो मृदा संसाधन है। तो हम लोग देखते हैं मृदा संसाधन के बारे में, क्या देखते हैं, मृदा संसाधन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है मृदा संसाधन, ठीक है। मृदा संसाधन किसे कहते हैं, क्या होता है मृदा संसाधन। तो हम लोग मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मृदा संसाधन यानी मिट्टी। तो बोले कि मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कैसा संसाधन, जितना भी फसल को लगाना, पेड़ पौधे को लगाना, कृषि को यानी कल कारखाने को, घर बनाना हो, तो ये सारा चीज़ हम लोग किस पे निर्भर करेंगे, ये सारी भूमि और जमीन मिट्टी पे ही निर्भर है। तो मृदा संसाधन क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और मृदा के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। यानी मृदा के निर्माण एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कौन, मृदा। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, यानी मृदा निर्माण के प्रमुख कारक,
तो पहला है भू आकृति। क्या है? भू आकृति, यानी भूमि की आकृति। कैसी आकृति है? पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, समतलीय है। उसके बाद है आपका जलवायु। उसके बाद है आपका शैल। शैल का मतलब यानी चट्टान। तापमान और आपका है एक पवन। क्या है? पवन। ये सभी क्या हैं? यानी मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं। ये सभी क्या हैं? मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। कितने प्रकार की मिट्टी है? कितनी प्रकार की मिट्टियां हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मिट्टी के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? मिट्टी के बारे में। तो ये मिट्टी के प्रकार। सबसे पहले मिट्टी को हम लोग किसके आधार पे? तो मिट्टी को मृदा को रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को, मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पे? यानी रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक, भौतिक गुणों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है कौन सा मिट्टी? तो सबसे पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मृदा। इसमें यह मृदा काफी क्या है? उपजाऊ होती है। यह मृदा क्या होती है? काफी उपजाऊ होती है। अगला है आपकी काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी, जिसको हम लोग कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है लाल एवं पीली मृदा। ये आपका 3 बहुत ही मोस्ट, इसको VVVVI भी बोल सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका लैटेराइट मृदा। उसके बाद जो है मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा। और अगला जो है वह हम लोग पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। तो मृदा को किसके आधार पे? रंग, गठन, गहराई, रासायनिक, भौतिक क्रिया, भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कभी नहीं भूलना है कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कोई बोलता है कि नहीं इतने भागों में, नहीं, कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। एक एक मिट्टी को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे काली मृदा को, उसके बाद लाल एवं पीली मृदा को, उसके बाद लैटेराइट मृदा को, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा को, और उसके बाद पर्वतीय मृदा को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसको एक अगले क्लास में फिर हम लोग मृदा को कंटिन्यू करेंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी हमारा चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं, तो एक कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें क्या क्या, हमें सर क्या समझ में नहीं आ रहा। हम लोग एक एक टॉपिक को, एक हम लोग लेसन को कम से कम 3 दिन का मैंने उसकी क्लास करवाई है, यानी ताकि बच्चे को एक बेहतर से बेहतर वह समझ सके, वह क्वेश्चन कर सके, और वह हर चीज को एक लगे कि नहीं वो क्लास पढ़ रहा है, वो लगे ही नहीं कि वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, लगे कि वह बच्चे की तरह उसे पढ़ाया जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।